कल्याण विभाग को और विभाग के मंत्री प्रधान सचिव को बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छे विषय का चयन किया है और जबकि पूरी दुनिया आज इस होड़ में है, स्वयं दौड़ के होड़ में है, किंतु 150 वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती का हो गया। 150वीं जयंती हम मना रहे हैं पूरे देश और दुनिया में। जो बात उन्होंने उस समय कहा था, आज वह हमें समीचीन दिखाई पड़ रहा है और आशीष कुमार जी ने भी कहा। मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जो विभाग के विभागीय मंत्री और उसका शुभारंभ उन्होंने किया है, श्रीमती प्रवीण अमानुल्लाह जी। साथ ही विभाग के मंत्री के अलावा जो हमारे विकास आयुक्त हैं श्री फूल कुमार सिंह जी, श्री फूल सिंह जी, प्रधान सचिव कल्याण विभाग श्री वैद्य जी, निदेशक ICDC, हमारे यहाँ बैठे हुए श्री आशीष कुमार, श्रीमती गीता वर्मा, प्रबंध निदेशक महिला निगम, महिला विकास निगम, और आप सभी आए हुए उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, सभी गैर सरकारी संगठनों के ऐसे NGO से प्रतिनिधित्व कर रहे भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, जो विषय है मैंने पहले ही कहा कि 150 वर्ष के बाद कोई इस देश का महान चिंतक हुआ करते थे जिन्होंने हर, चाहे वो महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में जो बातें उन्होंने कही थी, शायद अगर बीच के कालखंड में उन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता तो आज ये स्थिति महिलाओं की नहीं होती। ठीक ही कहा आशीष कुमार जी ने कि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे जो आधी आबादी महिलाओं की है, किंतु महिलाओं के बारे में जिस प्रकार से समाज के सही धारा से अलग रखना, यह जो सोच विकसित हुआ, आप सबको मालूम होगा कि महिलाएं इस बिहार में भी और देश में उन्हें मतदान देने का भी अधिकार नहीं, मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि वो अपनी भावना को व्यक्त भी नहीं कर सकती है। लोकतांत्रिक अधिकार का भी हनन होता रहा है और यही कारण है कि आज हम इस विषय को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। नारी सशक्तिकरण के बारे में हो, महिला सशक्तिकरण, राजनीति और उनके समेकित राज्यकाल योजना का निर्माण के विषय पर हम लोग आज यहाँ परामर्श कर रहे हैं। उसकी एक पॉलिसी भी, एक प्रस्तावित पॉलिसी भी हम लोगों ने, नीति भी तय किया है। मुझे लगता है कि आज जहां महिलाओं के कई प्रकार के सोच, महिलाओं के बारे में समाज में जो है उस सोच को बदलने की आवश्यकता है, ये सभी कह रहे हैं। आखिर ये कैसे बदलेगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, प्रथम पुरुषीय विचार के व्यवहार के साथ ये बदलना चाहिए। मेरा ये अभिमत है, माफ करिएगा, मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाज में जो सारे एक्ट बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, किंतु कानून का रोज धज्जी उड़ रहा है और हम सब लोग कानून के तहत हैं, किंतु कानून की धज्जी उड़ रही। एक बात अगर हम लोग कहें, जब इमरजेंसी में हम लोग जेल में थे और जब तक ये समाज में ये सिस्टम रहेगा दहेज का, मुझे लगता है कि भगवान रामचंद्र जी जब स्वयंवर की प्रथा को उन्होंने निभाया, जब जानकी जी को उन्होंने मौत पर मारा डाला
और उस स्वयंवर के माध्यम से राम और सीता का विवाह हुआ, आप सब जानते हैं। आखिर क्या दहेज शब्द कहते हैं? दहेज अपने आप में बहुत ही सुंदर शब्द है। और दहेज यानी कि बिटिया दहेज के रूप में प्रस्तुत की गई। अच्छा, दहेज बिटिया को कन्यादान किया तो फिर दहेज का सवाल कहां उठता है? लेकिन उसके साथ दहेज भी होना चाहिए। आज वो दहेज दहेज में परिवर्तित हो गया, जिसको लाज भी नहीं लगता हो मांगने में। ये दुर्भाग्य है। और समाज के अंदर इस सोच को ना केवल युवकों में, ना केवल पुरुषों में, मैं मातृशक्ति की ओर इशारा विशेष कर रहा हूं कि जो बेटी थी ठीक है, और जब वो बहू बन के आती है और जब सास बन जाती है तो उनका स्वरूप बदल जाता है। अपने घर के अंदर आप देखते हैं कि सास और पुतोहू में झगड़ा हो रहा है। अधिकांश कारण क्या है? उनको आपने अपना बेटी नहीं समझा। आपकी बेटी है और वह भी बेटी, वो आपकी बेटी है। अगर दोनों को आपने बेटी समझ लिया तो फिर परिवार अच्छे से चलता है। लेकिन यह जो परंपरा हमारे यहाँ है कि ज्यादातर उलाना घर में मां रहती है, सास जी रहती है, सासू मां, तो ज्यादातर उलाना बहू को अगर सासू मां से सुनना पड़े तो कब तक वो सुनती रहे। और यही कारण है कि परिवार में संघर्ष होता है। परिवार में कई बार लड़कों को उत्तेजित करके हिंसात्मक गतिविधियां भी होती, कई बार लड़की जलाई जाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जब मैं पूरे परिवेश को देखता हूं तो कहीं ना कहीं सारी चीजों के बीच में जड़ता में ये जो सामाजिक कुप्रथा है, इसको भी हमें दूर करना होगा, बिना सामाजिक कुप्रथा को दूर किए हुए। और ये मैं देखता हूं कि जो जितने पढ़े लिखे हैं, जो जितने शिक्षाविद हैं, उसमें ये समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे और शिक्षाविद लोगों में ही इसकी होड़ लगी है। कौन कितना दहेज लेता है, दहेज, तो वो उसका स्टेटस सिंबल जो है आजकल दहेज में हो गया है। तो मुझे लगता है कि एक तो इस विषय को मैं इसलिए आपके सामने रखा कि आप सब लोग इससे, आपको भी कष्ट होता है, आपके घर में बहन है, बेटी है, हर लोगों को कष्ट होता है। लेकिन उसके बावजूद कौन इस बीड़े को उठाए? दहेज कानून भी बना, लेकिन दहेज कानून का उपयोग कानून से केवल नहीं हो सकता। इसको कानून के तहत हम देखेंगे, ये एक सामाजिक कोड है। ये सामाजिक कोड के नाते प्रथम पुरुषीय विचार के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे याद है जब विवाह का वक्त आया था तो बहुत लोग आते हैं, स्वाभाविक। तो मैंने अपने ससुर साहब को कहा कि मुझे एक जोड़ा जनेऊ चाहिए, और अगर इसके अलावा कोई चीज देने की आवश्यकता है तो माफ करिएगा, शादी कहीं अन्यत्र ढूंढिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने अपने घर में भी कहा और कहा, और मैंने विद्यार्थी जीवन से, जब मैं छात्र जीवन में रहा, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, उसके पहले से भी मैंने ये तय किया कि मैं ऐसी शादी में जहां लड़के दहेज लेते हैं वहां बारात नहीं जाऊंगा। ये हमारा व्यक्तिगत, और आज तक मैंने राजनीतिक जीवन में इसको अनुपालन करने का प्रयास किया है। चाहे हमारे भाई हो, हमारे गांव के लोग हो, चाहे परिवार के लोग हो, चाहे सन्निकट लोग हो, जो बिटिया के शादी में तो जाता हूं, लेकिन बेटे के शादी में बारात नहीं जाता हूं। और आज तक मेरे 40 साल का अनुष्ठान, 42 साल के ऊपर हो गया, मैं बारात नहीं जाता हूं। मैंने इसलिए कहा कि प्रथम पुरुषीय विचार की आवश्यकता है। इसके लिए कोई जन आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जागरूकता पैदा जरूर करना चाहिए। जितना आंदोलन, बहुत लोगों ने दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन वो आंदोलन फेल हो गया। इसमें जागरूकता पैदा करना और प्रथम पुरुषीय विचार का व्यवहार का समाज के अंदर, वो जब तक उपस्थापित नहीं होगा तब तक ये सोच नहीं बनती। मुझे लगा कि आज यहाँ हम सब लोग जान रहे हैं कि महिलाओं में सम्मान होना चाहिए। हमारे यहाँ इस देश का नाम भी मातृशक्ति पर बना है। विश्व में कोई देश आपने सुना? जर्मनी माता, इंग्लैंड माता, थाईलैंड माता, चीन माता, ऑस्ट्रेलिया माता, पाकिस्तान माता, बांग्लादेश माता, श्रीलंका माता, जर्मनी माता, कभी सुना है? विश्व के अंदर अगर एकमात्र देश है तो शस्य श्यामला भारत माता।
आखिर भारत मां के रूप में देखी गई। क्या कारण है? हमारे पूर्वज सृष्टि के आदि मतलब आदिकाल से करोड़ों वर्ष पहले भी इस देश की सोच क्या थी? यह सोच कोई पहले गलत था ऐसा नहीं, हमारी पहले सोच अधिक थी, अच्छी थी, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण इस देश के अंदर यह सोच बदल गई। हम अपनी संस्कृति को भूल गए। हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए रचा था, जिस समय सृष्टि हुई, कहते सृष्टि की अवतार नारी, प्रकृति और पुरुष ये दो पहलू है, और प्रकृति और पुरुष के द्वारा ही सृष्टि की रचना होती है। आखिर क्या कारण है कि आज ये सारी स्थिति जहां नारी शक्ति के रूप में जानी जाती है, और इसी कारण से इस देश का नाम भी भारत माता रखा गया, भारत पिता नहीं रखा गया। तो मातृशक्ति और मातृशक्ति स्वरूपा हम कहते हैं, किंतु हमारी सोच जब तक विकसित नहीं होगा, और वो पुरानी सोच नहीं, वो हमारी सोच बहुत अच्छी नहीं है, उस सोच के प्रति हमें आगे बढ़ना होगा। और जब हम पुराने और आधुनिकतम दोनों के बीच अगर तुलना पर करेंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि हमारी पुरानी सोच गलत थी या अच्छी थी। हो सकता है बीच के कालखंड में जब इस देश के अंदर विभिन्न प्रकार के शासक आए और हमारी संस्कृति को उन्होंने तोड़ा मरोड़ा, यही कारण है कि आज हमारी सोच में भी कई प्रकार की स्थिति पैदा हो गई, सोच बदल गई। तो मुझे ये लगता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम लोग कहते हैं कि नारी भगवती के समान है, नारी पार्वती है, नारी सरस्वती है, नारी लक्ष्मी है। आखिर क्या कारण है कि नारी के साथ आए दिन इस प्रकार की दुर्घटनाएं घट जाती? इसका कारण क्या है? और यह कारण अगर हम ढूंढेंगे तो हमें पता चलेगा कि नारी को, चाहे हमारी घर की नारी, हमारी मां बहन, जो समानता होना चाहिए वो समानता, और हमारा दृष्टिकोण जो होना चाहिए वो दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। नारी के प्रति जो सम्मान, जो हर घर में बिटिया हो, बहन हो, बहू है, माता है, सबके बारे में सबका दायित्व है। और हर लोग अगर घर के अंदर ये कहे कि जो स्थान माता का है वही स्थान बहू का हो, ये नहीं। हर लोगों के बारे में सोच बदलना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि नारी शक्ति के रूप में तभी प्रभावित होगा, और नारी का सशक्तिकरण की बात हम लोग कर रहे हैं, पूरे ग्लोबल दृष्टिकोण पर ये चल रहा, इंटरनेशनल लेवल पर ये बातें चल रही है कि नारी का सशक्तिकरण होना चाहिए। भाई नारी तो पहले से ही हमारी शक्ति स्वरूपा रही है, इसको सशक्तिकरण करने का ये जो मुझे लगता है होड़ लगा हुआ है। आप पहले नारी को नारी तो समझो, नारी को सृष्टि की जो शुरुआत करने वाली अगर नारी है तो उसके बारे में सोच करना। तो मुझे लगता है कि आज पौराणिक चीजों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उन चीजों को बहुत अध्ययन किया हूं और बहुत गहराई तक में गया हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम पौराणिक चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र में जाए, हम पौराणिक चीज को छोड़ करके बीमार भी पड़ते हैं, लाचार भी होते हैं, स्वास्थ्य से भी कमजोर होते हैं, और हमारा जो सामाजिक हिंसा बढ़ रहा है उसमें यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। आध्यात्मिक लोगों की सोच कहीं ना कहीं आध्यात्मिक होना चाहिए, और जब कोई आदमी आध्यात्मिक होगा, चाहे कोई धर्म हो, हमारे यहाँ धर्म अनेकों है, सर्वधर्म समभाव की बात हम लोग करने वाले लोग हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम किसी धर्म को थोपे, और धर्म क्या है मनुष्य का? जो मनुष्य जीवन के अंदर जो कर्म है वही धर्म है। जो हमारा कर्म है, हमको जो काम दिया गया है उसको अच्छा से करें, वही धर्म है। पूजा पाठ और उपासना पद्धति ये हमारे मन के लिए संतोष दे सकता है, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म सापेक्ष होता है, धर्म कभी निरपेक्ष नहीं होता। लेकिन आज स्यूडो सेक्युलरिज्म की बात चलती है। मैं इन सब चीजों का विषय वो थोड़ा भिन्न है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ मैंने इसलिए कहा कि आज अगर ये लगे कि माता का बेटी के प्रति, बेटा के प्रति क्या धर्म, पिता का पत्नी के प्रति, बेटी के प्रति, मां के प्रति क्या धर्म, हर लोगों को अपने धर्म का निर्वहन अगर हम करें, और जो मैंने पहले कहा प्रथम पुरुषीय विचार के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, तो शायद समाज के अंदर ये सारी बातें कम होगी और नहीं होगी।
मुझे लग रहा है कि भारतीय संविधान में महिला सशक्तिकरण पर कई प्रकार के एक्ट बनते रहे, कई कानून बनते रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और हमने 1975 में जहां हम लोगों ने मैक्सिको सम्मेलन में घोषणा किया, बेजिंग में 1985 में घोषणा किया, लेकिन उसके महिला सशक्तिकरण पर हम लोगों ने अनेक इस प्रकार के एक्ट बनाए और अनेक घोषणाएं भी हुई। जैसा कि कहा गया कि हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों में भी तलाक का निषेध कानून भी बना, लेकिन आज भी बड़े पैमाने पर तलाक हुए। ये जितनी भी चीजें महिलाओं के असभ्य प्रदर्शन पर रोक लगी, लेकिन आप देखिए होर्डिंग लगे हुए, बड़े बड़े पेज में विज्ञापन आते, आखिर कौन इसको रोके? क्या कारण है कि महिलाओं के वस्त्र के बारे में, महिलाओं के बारे में जो नग्नता है उसको जितना हम प्रदर्शित करेंगे, आखिर क्या कारण? कौन उठाएगा इस विषय को? है दम किसी? पेपर में रोज विज्ञापन निकलता है, बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, बड़े बड़े इस प्रकार के महिलाओं के वस्त्र के बारे में, महिलाओं के चेहरे के बारे में। क्या कारण है? महिला कोई भोग का वस्तु नहीं है। ये दुर्भाग्य है इस समाज ने इसको उपभोग का वस्तु बना करके, ये पाश्चात्य संस्कृति के नकल के कारण ये भारत के अंदर भी इस प्रकार की असमानता बढ़ रही है। मुझे लगता है कि इस विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ये ठीक है कि बिहार में जो बातें सामने आई, बिहार में हमने महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं के प्रति जो हमारी नजरिया है वो कुछ बदलने का हमने प्रयास किया है। बिहार सरकार ने इस पर बहुत सारे काम किए, लेकिन वो अभी और भी पूरा करने की आवश्यकता है हमें। हम उस और आगे कदम बढ़ा चुके हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले। अब महिला बिल आने वाले हो पार्लियामेंट के अंदर, तो वहां क्या नग्न दृश्य होता आपने देखा कितने बार। और बात करिएगा सत्ता और विपक्ष में बैठे हुए लोग अगर इस प्रकार के महिलाओं के बारे में उनका अनादर का भाव हो, उनको लगता है कि महिलाएं आ जाएंगी। अब आप भी मुखिया पति MP है, क्या भाई हम लोग गांव में जाते हैं, हमारी स्थिति पैदा हो रही है। हमारी सरकार ने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। ये विश्व के अंदर और हिंदुस्तान में पहला उदाहरण है कि हमने 50% महिलाओं को नगर निगम में, निकायों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत में हमने उन्हें चुनाव लड़ने का दिया। और देखो आज उसका चेहरा बदलता हो। आज धीरे धीरे देखते हैं, जब हम लोग गाँव की सभा में जाते हैं तो आधे बेंच में महिलाएं बैठती है। पंचायत के सरपंच, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड कमिश्नर, बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, ये महिलाओं की सहभागिता धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये जो वुमेन्स पार्टिसिपेशन है, महिलाओं की जब तक सहभागिता नहीं बढ़ेगी तब तक उनकी सशक्तिकरण की बात छूटी होगी। और इसलिए महिलाओं की सहभागिता समाज के अंदर बढ़ाने की आवश्यकता है। राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की आवश्यकता है। हर राजनीतिक दल अगर ये सोच ले कि हमारे राजनीतिक दल में ये ठीक है क्योंकि हमने अवसर नहीं दिया। और आप देखिए बहुत सारी, और भ्रष्टाचार भी जो है, ये भ्रष्टाचार भी जो है, अगर भ्रष्टाचार को रोकना है, ये ठीक है कि हो सकता है कुछ महिलाओं में भी बुरी आदत हो जाए, भ्रष्टाचार हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि आज भी हमारे समाज में 90% महिलाएं हमारी बहुत अच्छी है, जो समाज को भी अच्छा बनाना चाहती है, परिवार को भी अच्छा बनाना चाहती है और इस प्रकार के गलत धंधे का वो व्यवहार को कभी व्यवहार में नहीं उतार सकते। 90% तो फिर उन महिलाओं को अवसर तो दीजिए। जब अवसर देंगे तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे। तो इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से हम उनको सशक्त बनाने के लिए ये सोच भी हमें बदलना पड़ेगा। और राजनीति में हर राजनीतिक दल को महिलाओं का जो प्रतिशत है 33%, हम लोगों ने कहा 50% अगर एक साथ नहीं कर सकते हो तो 33% महिलाओं के लिए पदाधिकारियों में भी आरक्षण करो, कार्य समिति में भी आरक्षण करो और धीरे धीरे 50% महिलाओं को आरक्षण मिले, टिकट भी देना शुरू करो MLA MP का आगे चल करके। तो मुझे लगता है कि ये प्रयास, उसके लिए जब तक संगठित प्रयास नहीं होगा और महिलाओं को भी आज आगे बढ़ना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये समाधान नहीं हो सकता। तो इसलिए राजनीतिक परिपक्वता, महिलाओं में सोच, मुझे लगता है कि हर घर के अंदर पति 4-5 साल उम्र से ज्यादा होते हैं, पत्नी 4-5 साल छोटी होती है।
हर लोगों को इसको अपनाना पड़ेगा और एक अभियान के तहत इसको लेना पड़ेगा, हर समाज के हर चीजों को, और उसके लिए सम्मानित भी करना पड़ेगा। यहाँ जो और स्वास्थ्य विभाग में हमने गांव में एक प्रचार अभियान लिया, नुक्कड़ नाटक के द्वारा जगह जगह गाड़ियों पर, हाट में, बाजार में भी ये काम करें कि भाई हमें बच्चे दो ही अच्छे, अगर ये बात हम करते हैं तो उसका लोगों पर एक मानसिक प्रभाव पड़ेगा, और जो अशिक्षित समाज है हमें उसको सबसे पहले शिक्षित बनाना पड़ेगा। मैंने कहा कि देखो गांव के अंदर दूसरे परिवार के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, दलित तबके के लोग हैं, सबसे भी ज्यादा लोग शराब पीते थे और घर से वो निकल गए, और घर से निकलकर सड़क पर आई और सड़क पर उस आंदोलन को उन्होंने बल दिया, अपने पति को भी गिरफ्तार कराया, और इस मुद्दे पर जितना व्यापक आंदोलन होना चाहिए वो आंदोलन हुआ। लेकिन महिला उस समय हमारी जिलाधिकारी थी, वो सहयोग नहीं कर पाई। मुझे खेद है जो महिलाएं इस प्रकार की बात कर रही है, जो महिलाएं अपना सुरक्षा चाहती है, आप सुरक्षा नहीं दोगे, फिर आप प्रशासन और सरकार किस बात। इसलिए मुझे गर्व है उन महिलाओं पर जो ऐसे मुद्दों को लेकर के आगे उठती है। उन्हें सहयोग करने की आवश्यकता है, सरकार के स्तर पर भी और प्रशासन के स्तर पर तो होना ही चाहिए। और ये जब काम होगा तो समाज के अंदर कई चीजों को हम रोक पाएंगे। तो मुझे लगा कि आज बहुत सारी चीजें हमने बिटिया को साइकिल योजना चलाया, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, हमने मुख्यमंत्री पोशाक योजना चलाया। अब हर बच्चे, गरीब के बच्चे भी पोशाक पहन के स्कूल जाती है। चंदन है इस देश की माटी, तिलक भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये तो राम की संस्कृति इस देश में है, ये रोम की संस्कृति नहीं बन सकती, ये राम की संस्कृति इस देश में। तो भाई और बहनों, आज कहीं न कहीं बच्चों में, बालिकाओं में ये बोध हो रहा है कि हम साइकिल पर सवार होकर के, मैं जा रहा था नालंदा एक बार, आज से 4 साल 3 साल पहले, तो नालंदा के बांधों पर लड़कियां साइकिल से सवार होकर के स्कूल जा रही थी। तो हमें जो विदेशी लोग थे वो दूरबीन लगा के देख रहे थे गाड़ी रोक करके, वो आए थे पर्यटन में। तो मैंने कहा कि गाड़ी लगा के क्यों देख रहा, मैंने अपनी गाड़ी रोका, मैंने उससे पूछा, तो बाद में पता चला कि लड़कियां जत्थे में साइकिल से सवार होकर के जा रही थी बांधों पर, इसलिए उसको आकर्षण लगा कि अच्छा बिहार में और ये लड़कियां जत्थे बांध करके गाना गीत गाते हुए, लोरी गाते हुए, लोकगीत गाते हुए जा रही है। देखो ये जमाना बदला है। कुछ न कुछ बिहार में हमारी सरकार ने इस बारे में कई काम किया है। महिलाओं के लिए महिला थाना होना चाहिए, उसको भी विकसित किया है। हम लोगों ने घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कई प्रकार के कानून में भी परिवर्तन किया है, और कई प्रकार के जगह जगह पर उनको एक कोर्ट, उनका जिस प्रकार से महिलाओं हिंसा के लिए होना चाहिए वो भी व्यवस्था होगी। तो मुझे लगता है कि एक बात जो बालिका भ्रूण के बारे में आता है, कन्या भ्रूण हत्या, ये काम पढ़े लिखे लोग ज्यादा करते हैं, ये अनपढ़ लोग नहीं करते। ये कन्या भ्रूण हत्या ये पढ़े लिखे लोगों की उपज है। वो विदेश गए, विदेशों में उन्होंने देखा और उसको स्वदेश में भी लाया, और आज हर घर में शादी होने के बाद बहू वो कहती है कि जाओ बेटे अल्ट्रासाउंड करा ले, और बहू का माता जी कहती है क्यों अल्ट्रासाउंड करा ले। अब उसको लगता है कि मेरा कुल और परिवार कैसे चलेगा, तो बेटा होगा तभी